हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हम लास्ट लेक्चर में समझ रहे थे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेग्रीगेशन, जिसमें हमने बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में ऑलरेडी लिख लिया था और हमें अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखना है। सो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने बिजनेस के बारे में और क्या पढ़ा प्रोफेशन के बारे में। सो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज टू परचेज, produce and or sales of goods and services. ठीक है जी, with a view to earn profits by satisfying the needs of other people. तो यहाँ purchase produce के साथ you can also write exchange as well. ठीक है, उसके बाद profession क्या होता है? Profession includes those economic activities which require application of special knowledge and skills in the occupation. In every profession, guidelines or code of conduct is laid down by professional bodies which is required to be followed by the professionals. ठीक है जी, तो एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट बताती है, एथिकल कोड्स बताती है कि ये आपको फॉलो करना है एज अ प्रोफेशनल, एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी, थर्ड लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट। Employment. Employment refers to the occupation in which people work for others, and get remuneration in return. So employment refers to the occupation in which people work for others and get remuneration in return. यानी कि आप किसी दूसरे के लिए, एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं और उसके बदले आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप वर्कर हैं, अगर आपकी ब्लू कॉलर जॉब है, तो आपको जो तनख्वाह मिलती है उसको बोलते हैं वेजेस। अगर आप व्हाइट कॉलर एम्प्लॉई हैं, इन दैट आपकी तनख्वाह को बोला जाता है सैलरी। ठीक है, डिफरेंशिएशन समझेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है जी, तो 4 कॉलम्स बनाएंगे, बेसिस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट।
नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट। तो साहब धंधे का सेटअप कौन करता है, बिजनेस का सेटअप कौन करता है और कौन इनिशिएट करता है, एस्टैब्लिश कौन करता है इसको? सो इट्स ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन ठीक है जी। तो एक आदमी सोचता है कि मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है, ही इज द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी उसको पूरी करनी होती हैं, प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स। प्रोफेशनल या एक प्रोफेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है? एक आदमी होता है जो खुद प्रोफेशनल होता है, ठीक है जी, यानी कि उसके पास मेंबरशिप होती है ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, प्लस उसके पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और एम्प्लॉय की बात करें तो साहब इनके पास एक तो होता है अपॉइंटमेंट लेटर, प्लस एक सर्विस अग्रीमेंट जिसके अंडर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम किया जाएगा? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल। तो आप लोगों को या माल बेचेंगे या सर्विस बेचेंगे। इस केस में स्पेशलाइज्ड सर्विस है, यानी कि यहां पे जेनेरिक सर्विस है, यहां पे स्पेशलाइज्ड सर्विस है प्रोफेशन में। रेंडरिंग personalized expert services, rendering personalized expert services। ठीक है जी। और एम्प्लॉय क्या करता है? परफॉर्मिंग वर्क as per the contract of service। क्वालिफिकेशन, किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए? कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहां पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, साथ के साथ ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। as prescribed by the professional body।
as prescribed by the professional body. यहां पर भी सारी कहानी यही होती है, क्वालिफिकेशन होती है प्लस ट्रेनिंग होती है, बट दिस इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है जी. पैसा कैसे कमाते हैं बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में? साहब बिजनेस में आप मुनाफा कमाते हैं, यहां पे आप फीस लेते हैं, डॉक्टर अपनी फीस लेता है, प्रोफेशनल फी. ठीक है, और इस केस में आपको सैलरी या वेजेस मिलती हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट. Capital investment required as per size. Capital investment required as per size / nature of business. सेकेंड केस में लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, एंड इसमें नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. Last is the risk. So business में risk highest होता है इन तीनों में से. It's a high risk activity. Profession there is a moderate risk. जॉब में नो और लो रिस्क. जॉब जा सकती है इसलिए लो लिख रहा हूं. ठीक है, क्लियर? चले. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या अपना बिजनेस अपने बच्चों को देकर जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो. प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं. सो जो प्रोफेशन से कमाई हुई या प्रोफेशन से कमाया हुआ जो भी बिजनेस है,
वो ट्रांसफर एक प्रोफेशनल को ही कर पाओगे। भाई मैं सीए हूं, मैंने 50 साल काम किया और अपना एक क्लाइंटेल तैयार किया, मेरे बहुत सारे क्लाइंट इकट्ठे हुए, मैं क्या ये किसी को भी देके चला जाऊं? मेरा बेटे को देके चला जाऊं, वो सीए नहीं है, वो डॉक्टर है, नहीं। सो ऑब्वियसली वो एक प्रोफेशनल को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप जनरली इन प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिजनेस फिर भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। यहां मैं अगर बिजनेस की बात करूं, क्या ये ट्रांसफरेबल है? जी है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल, सब प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। यानी कि आप अपना बिजनेस जरूर ट्रांसफर कर सकते हो इन प्रोफेशन एज वेल, आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हो, अपना नो हाउ, अपना स्किल ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। सेम थिंग विद द एम्प्लॉयमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट, यहां पे तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। यहां पे एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, और यहां पे एम्प्लॉयर्स कोड ऑफ कंडक्ट है, एम्प्लॉयर्स कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। लिखते हैं जी इसके बारे में। Every business is directed towards achievement of certain objectives. Every business is directed towards achievement of certain objectives. Objectives are defined as ends which a business firm seeks to achieve, by its operations. Example: increasing sales by 15%, earning 10% in net profits. Etc. Objectives provide direction for
all decisions and actions. Objective provide directions for all decision and actions. समझते हैं जी. Every business is directed towards achievement of certain objectives. हर business के, हर धंधे के कोई ना कोई objectives होते हैं, aims होते हैं, ठीक है. और objectives क्या होते हैं? These are the ends which a business firm seeks to achieve in its operation. तो हर business का एक objective होता है जिसके लिए वो काम करते हैं, ठीक है. Objective provide direction for all decision and actions. तो हमारे जितने plans होते हैं, हमारे actions होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं objectives को achieve करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है. D, the objectives of a business should be well defined, and must leave no scope of ambiguity. Must leave no scope of ambiguity. Objectives are essential. Objectives are essential for survival and growth of a business. बहुत सिंपल सी बात है, प्लानिंग. आपको प्लानिंग करनी जरूरी है कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या अचीव करना है, तभी आप एक बिजनेस को सर्वाइव करा पाओगे और फिर ग्रो करा पाओगे, ठीक है. समझते हैं साहब. पहले तो हमने समझा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत क्यों होती है, ठीक है. अब हम समझेंगे कि एक बिजनेस किन किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के काम करता है. इन्हीं को हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है. चलें आगे, डायग्राम बनाएंगे. ऑब्जेक्टिव्स. Economic objectives, non-economic objectives. So, एक तो हो गए हमारे इकोनॉमिक, दूसरे हो गए नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं. First is profit earning. Second is survival, and the third is growth. ठीक है जी. नॉन इकोनॉमिक में क्या होंगे? पहला, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. इनको भी समझेंगे हम. प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. अवॉइडेंस ऑफ anti-social and unfair trade practices.
generation of employment, welfare of employees, and last, community service. Community service. ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझेंगे. Economic objectives are the main objectives of a business. ठीक है जी. इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करना. ठीक है, तो पहला क्या है? प्रॉफिट अर्निंग. लिखेंगे इसके बारे में. बिजनेस एक्टिविटीज are undertaken primarily to earn profits. बिजनेस क्यों किया जाता है? मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मुनाफा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट्स. Profit is essential for covering costs and risks of the business. Covering costs and risks of the business. Second is survival. सर्वाइवल के लिए लिखेंगे मैनेजमेंट मस्ट ensure the survival of the organization. Management must ensure the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover costs. And last है हमारा growth. Last will be the growth. पहले लिख लेते हैं फिर तीनों समझेंगे. In the long run,
every business needs to grow. हर धंधे को बढ़ना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है. ठीक है, समझते हैं तीनों. Business activities are undertaken primarily to earn profits. Profit is essential for covering cost and risks of the business. तो मुनाफा नहीं कमाओगे साहब तो लॉन्ग रन में धंधा चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा. Survival. Management must ensure the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. यानी कि आपके revenues, आपकी sales, आपके cost को cover अगर नहीं कर पा रही तो साहब ज़्यादा टाइम तक तो नहीं चल पाओगे. कितने टाइम तक नुकसान खा के धंधा कर लोगे. ठीक है. एंड लास्ट इज ग्रोथ. तो जिस लेवल पे आपकी सेल्स हैं, विद टाइम आपको उस सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन. ये हुए जी हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अगले हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स. लिखते हैं इसके बारे में. As a business is an integral part of a society. As a business is an integral part of a society. It is necessary that a business also pursue certain objectives desired by the people of the society. Social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner. ठीक है जी. सो बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. आप सोसाइटी का ही पार्ट हो, इसलिए जरूरी है दैट बिजनेस ऑल्सो परस्यू सर्टेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड बाय द पीपल ऑफ सोसाइटी. इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर. ठीक है जी. समझते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव हमने कौन से पढ़े थे, लिस्ट कर लेते हैं उनको समझ लेते हैं सीधा सीधे. ज़्यादा कुछ लिखने का है नहीं इसमें. यहीं पे समझ लें. हाँ जी. सबसे पहले प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज.
तो साहब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ठीक है, सेफ प्रोडक्ट हो, ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो। यानी कि योर प्रोडक्ट शुड हैव अ गुड क्वालिटी, इट शुड बी सेफ टू यूज एंड इट शुड हैव अ गुड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, लंबे समय तक चल पाए, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सब ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है जी। गलत एडवर्टीजमेंट्स नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। हमने एक्स की ऐड देखी है, एक्स डीओ की, वो ऐसे एक स्प्रे मारता है और लड़कियां गिरना शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर। सो सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। फेयर एंड लवली की आती है कि हाँ जी आप एक हफ्ता यूज कीजिए, आपकी स्किन कलर, बचपन से बच्चा पैदा हुआ है, वो टैन पैदा हुआ है तो वो गोरा हो जाता है अचानक से, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्किन कलर चेंज नहीं होता उनसे टैनिंग जरूर हट जाती है, ठीक है। सो दीज आर स्किन वाइटनिंग क्रीम्स, तो these all are misleading advertisement. So avoidance of anti-social and unfair trade practices. ठीक है, जैसे Red Bull की आपने ad देखी होगी, Red Bull gives you wings. So practically it doesn't happen obviously. Generation of employment. So every organization should try to generate as much employment as it can. But हाँ, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है, ध्यान हमेशा रखना है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमेशा प्रेफरेबल होते हैं। तो अगर मशीनरी लगाने से मेरा मुनाफा बढ़ता है तो मैं लगाऊंगा, अगर उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जाती है तो आई कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाना जरूरी है और उनका ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। एंड लास्ट विल बी द कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि यू हैव टू सर्व योर कम्युनिटी। आप पेड़ वगैरह लगाओ अपने आसपास, अगर आप पोल्यूशन कर रहे हैं तो आपका जितना भी ऑफ फैक्ट्री का वेस्ट है उसका डिस्पोजल ठीक तरीके से करो। ये सारी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस डू मेक सोशल प्लान्स सो दैट हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर पाएं, ठीक है। प्लीज डू रिवाइज दिस क्लास, वी विल टेक दिस फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, thank you so much. Bye bye.